अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। मैं हूं साद अहमद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं नोकिया 7 प्लस का, जो कि अभी तक नोकिया की जितनी भी डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं उनमें से मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छी डिवाइस यही लगी है। इसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप देख सकते हैं, पहले तो डिज़ाइन इसका बड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है और काफ़ी क्लासी सा डिज़ाइन है, क्योंकि नोकिया की जो बाकी डिवाइसेस थी डिज़ाइन अच्छा था नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा सिंपल लग रहा था। तो इसके अंदर जो स्पेशली आप देख सकते हैं, इसकी जो लेयर्स है साइड पर, जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं, उसके अंदर इसमें कॉपर की लेयर यूज़ की गई है, जो कि इसको काफ़ी शाइनी सा टच देती है। तो आई थिंक डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको 10 में से पूरे नंबर ही दूंगा। और फिर रिव्यू शुरू होने से पहले आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करता चलूँ कि अगर मैं किसी भी डिवाइस की तारीफ़ करता हूँ तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि उस डिवाइस पे वही अच्छी बातें ही हैं सारी। ऑब्वियसली हर डिवाइस में कोई प्रो पॉइंट या कोई कॉन्स होते हैं। हर डिवाइस में कोई भी डिवाइस टोटली परफेक्ट नहीं होती। अगर रैम कम है तो उसमें डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको कम डिस्प्ले मिल रहा होगा। अगर डिस्प्ले अच्छा है तो उसके अंदर आपको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत लैग करी होगी वो डिवाइस। तो अगर मुझे कोई स्पेशली अगर मैं किसी का प्लस पॉइंट बताता हूँ तो मैं उसको प्राइस रेंज को उसको जहन में रख के बताता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको किसी डिवाइस में कोई एक अच्छी बात या अच्छा फीचर मिल रहा है जो कि उस प्राइस रेंज में एटलीस्ट मार्केट में दूसरी डिवाइसेस में ना आपको मिल रहा हो, तो वो उसका प्रो पॉइंट ही है और उसकी तारीफ़ बनती है। और अगर मैं किसी डिवाइस की ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ तो फिर कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार ये बंदा बिका हुआ है, तू बिका हुआ है, तुझे किसी ने पैसे दिए हैं। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। मुझे अगर कोई डिवाइस मिलती है कि रिव्यू करने के लिए तो मैं सिंपली उसका रिव्यू करता हूँ। जो बात अच्छी लगती है तारीफ़ करता हूँ, जो नहीं अच्छी लगती उसका कौन बताता हूँ। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे किसी कंपनी की तरफ से पैसे मिले या मैं बिका हुआ हूँ तो कहते रहें, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है। तू बिका हुआ है। इस स्मार्टफोन की अगर बात की जाए तो इसका बूके इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि फ्रंट ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं एजेस को काफ़ी ज़्यादा क्लियरली फोकस में रखता है, बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से डिफ्यूज़ करता है, जो कि इस डिवाइस की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और फिर ना सिर्फ इसका बैक कैमरा बल्कि मुझे इसका फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। और लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स और काफ़ी सोर्सेज पर इसका फ्रंट कैमरा कहीं 5 मेगापिक्सल मुझे भी मिला, कहीं 8 मेगापिक्सल, लेकिन जब आप इसकी सेटिंग्स में खुद देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसका फ्रंट कैमरे का रेजोल्यूशन 16 मेगापिक्सल का लिखा है, जो कि आई थिंक वाकई में 16 मेगापिक्सल का होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन आई डोंट नो वाई दूसरी वेबसाइट्स पर या क्या कोई मिस्टेक है या क्या उन्होंने 5 मेगापिक्सल ही मेंशन किया हुआ या 8 मेगापिक्सल मेंशन किया, जबकि आप देख सकते हैं इसकी कैमरा सेटिंग्स में भी 16 मेगापिक्सल ही शो हो रहा है इसका फ्रंट कैमरा। और व्यूअर्स, आप इसके कैमरा में ही देख सकते हैं कि आपके पास एडिशनली एक प्रो मोड का फीचर जो कि बाकी डिवाइसेस में भी आपको मिल जाता है, लेकिन फोकस का एस्पेक्ट जो सा मुझे इस डिवाइस में मिला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जैसे आपके पास DSLR में कैमरा फोकस रिंग होता है जिसके थ्रू आप फ्रंट ऑब्जेक्ट को या बैकग्राउंड को किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को फोकस में रख सकते हैं उस रिंग को घुमाकर। तो इसी तरह आप देख सकते हैं जैसे ही आप प्रो मोड को क्लिक करेंगे तो आपके पास वही रिंग टाइप एक नीचे आपके पास फंक्शन आ जाएगा, जिसको आप फिर मैनुअली जैसे ही आप उसको रोटेट करेंगे तो आपके पास ऑब्जेक्ट्स पर आप फोकस शिफ्ट कर सकते हैं, वेदर आपने फ्रंट ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं, बैक को। और प्रो मोड में आप ISO को भी कंट्रोल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। आप स्पेशली फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये फीचर। और फिर थर्ड नंबर पर आप इसके कैमरा में ही बल्कि देख सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 3 माइक्स अवेलेबल हैं, तो इसकी कैमरा में ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कि आप ऊपर जैसे ही टाइप करेंगे तो वेदर आप फ्रंट का ऑडियो उठाना चाहते हैं, बैक का ऑडियो कैप्चर करना चाहते हैं, फिर आप टोटली सराउंड साउंड को कैप्चर करना चाहते हैं, यानी कि इस फीचर से ये होगा कि आपके तीनों माइक्स सराउंड साउंड में जब आप टैप करेंगे तो तीनों माइक्स एट अ टाइम एक्टिव हो जाएंगे, जिसके बाद आपको फ्रंट से भी ऑडियो क्लियर सुनाई देगी, बैक से भी, और बल्कि सराउंड में भी आपके जितनी भी ऑडियो होगी वो सारी ये डिवाइस कैप्चर कर पाएगा, जो कि आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है। स्पेशली आपको वॉइस क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान। और एक और कैमरा की एक बहुत मज़े की बात, बहुत यूनिक बात मुझे ये भी लगी है कि आप फेसबुक लाइव का आपको पता होगा, यूट्यूब लाइव का पता होगा, लेकिन वो स्पेसिफिकली आप जैसी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तभी फेसबुक लाइव या यूट्यूब लाइव जा सकते हैं। लेकिन आप इसके अंदर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसके कैमरा एप्लीकेशन में ही आपके पास ऊपर बटन अवेलेबल है लाइव का, जिसके बाद आप जैसे इस लाइव को क्लिक करेंगे तो आपके पास यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव का ऑप्शन आपके पास बिल्ट इन अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए कि आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट लाइव जा सकते हैं और फेसबुक पर भी। और फिर सेकेंडली कैमरा में ही एक और बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप देख सकते हैं इसके फीचर्स में लिखा हुआ है कि इसके अंदर टेलीफोटो लेंस अवेलेबल है। तो टेलीफोटो लेंस बेसिकली ये करता है कि आपको अगर आप कोई ऑब्जेक्ट जो कि दूर है जिसको आप कैप्चर करना चाहते हैं अपने कैमरा के थ्रू, तो इसके अंदर आप 2 टाइम्स जूम इन कर सकते हैं, यानी कि एक नॉर्मल कैमरा अगर यहाँ से लेकर एक इतने डिस्टेंस पर किसी चीज़ को जूम इन करता है बगैर किसी पिक्सेलेट होने के,
तो ये डिवाइस उससे मल्टीपल टाइम जूम इन कर सकती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा दूर है आप उसको 2 टाइम्स तक जूम इन कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी पिक्चर में या वीडियो में इतनी ज़्यादा कोई लॉस नहीं होगा, पिक्सलेट नहीं होगी। तो व्यूअर्स ये भी एक इस डिवाइस की अच्छी बात है कि आप दूर के ऑब्जेक्ट पर को भी कैप्चर कर सकते हैं जूम इन करके विदाउट एनी लॉस इन द क्वालिटी। आप पिक्सलेट हुए बगैर किसी भी इमेज को कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं, बेशक वो दूर ही क्यों ना हो। और व्यूअर्स एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे इस डिवाइस का लगा है वो इस डिवाइस की बैटरी के हवाले से भी है, क्योंकि बैटरीज जो कि मैंने बाकी नोकिया की यूज़ की थी डिवाइसेस उनके अंदर थोड़ी सी कम थी, 3000 मिली एम्पेयर, 3500 मिली एम्पेयर, इस तरह की बैटरीज 3200 मिली एम्पेयर देखने को मिल रही थी नोकिया 5, 6 और नोकिया 8 में भी इवन। तो ये डिवाइस में इन सबसे ज़्यादा बैटरी आई थिंक यूज़ की गई है, यानी कि इस डिवाइस में आपको अराउंड 3800 मिली एम्पेयर आवर की बैटरी मिल रही है, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉक टाइम है इसका, बैकअप टाइम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि आप इसके अंदर अराउंड पूरा एक दिन बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। कैमरा के साथ हल्की फुल्की गेमिंग भी आप इसके अंदर बल्कि अगर करेंगे तब भी आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा देर तक लास्ट करेगी। एंड सेकेंडली ना सिर्फ इसके अंदर हैवी ड्यूटी बैटरी यूज़ की गई है बल्कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का फीचर भी अवेलेबल है, और बल्कि इसके अंदर USB Type-C के थ्रू आप नॉर्मल टाइम से आई थिंक 2 टाइम्स जल्दी चार्ज कर सकते हैं। क्विक चार्ज इसके अंदर अवेलेबल है, तो ये भी किस डिवाइस की बहुत अच्छी बात है। और फिर हाँ, ये डिवाइस आपको 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करेगी, यानी कि आप इस डिवाइस के थ्रू मैक्सिमम रेजोल्यूशन की वीडियोस भी कैप्चर कर सकते हैं और ना सिर्फ 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं बल्कि मुझे इसके अंदर स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है वीडियोस की, क्योंकि अगर आप मूवमेंट के दौरान वीडियोस कैप्चर कर रहे हैं तो बहुत कम जर्क आएगा, यानी कि आप इसके अंदर काफ़ी हद तक अपनी वीडियोस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और फिर दूसरी साइड पर अगर इस डिवाइस के किसी कॉन के बारे में बात की जाए तो मुझे पर्सनली इस डिवाइस में यूज़ करते हुए कोई भी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा कोई कॉन फील नहीं हुआ। हाँ, एक वही कॉन जो कि बाकी भी डिवाइसेस में नोकिया की अवेलेबल था वो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से था, क्योंकि प्राइसेस आई डोंट नो नोकिया की क्यों इतनी ज़्यादा है, स्पेशली अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में प्राइसेस पॉइंट ऑफ व्यू से नोकिया सिर्फ आई थिंक उस तरह से मार्केट नहीं कर पा रहा। तो व्यूअर्स मुझे लगता है कि नोकिया को अगर वाकई में अपनी मार्केट अच्छी करनी है पाकिस्तान में तो आई थिंक उनको अपनी प्राइस पर काम करना पड़ेगा, प्राइस थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि माना कि उनकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ प्राइस की वजह से लोग नोकिया को प्रेफर नहीं कर रहे। तो आई थिंक प्राइस अगर कम हो गई तो फिर ये डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा चांस है कि लोग ख़रीदना शुरू करें, नोकिया की मार्केट अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान में। और फिर अगर डिज़ाइन की तरफ देखा जाए इस डिवाइस की तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अपीयरेंस वाइज अच्छी है इस डिवाइस का डिज़ाइन, और एक फ्लैगशिप डिवाइस की लुक देती है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक देती है। तो इस डिवाइस की बैक पर इसके ड्यूल कैमराज अवेलेबल हैं। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है बाकी डिवाइसेस जितनी भी नोकिया की आई हैं उनसे, सिर्फ ये थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश लगेगी आपको डिवाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं ड्यूल टोन सी थोड़ी सी आ रही है, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज या पिंक सा कॉन्ट्रास्ट, शाइनी पिंक सा कॉन्ट्रास्ट आपको मिल रहा है। दूसरा कलर इसके अंदर वाइट अवेलेबल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। आप देख सकते हैं इसकी बैक पर इसके ड्यूल कैमराज अवेलेबल हैं, उसके साथ ही इसकी फ्लैश और इसके ऊपर इसका एक सेकेंडरी माइक जो कि इसका एक दूसरा माइक है जो कि आई थिंक इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान एक्टिव होता है, जिसके थ्रू आपके पास नॉइस कैंसलेशन का फीचर भी अवेलेबल है। और इसकी कैमरा के नीचे इसका फिंगरप्रिंट का सेंसर अवेलेबल है, और फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड के भी अगर बात की जाए तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर प्रोसेसर भी ऑक्टा कोर अवेलेबल है, इसके अंदर चिपसेट भी क्वालकॉम का अवेलेबल है। तो आई थिंक इसकी फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपके पास ट्रेज अवेलेबल है, इसकी स्लॉट्स अवेलेबल है सिम के लिए। तो अगर आप इसके अंदर ड्यूल सिम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर एट अ टाइम इसकी एक सिम और दूसरा इसकी स्लॉट के थ्रू इसकी मेमोरी को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास हाइब्रिड स्लॉट अवेलेबल है। और अगर इसकी टॉप पर देखा जाए तो इसके अंदर 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिल रहा है। राइट साइड पर आपके पास इसकी वॉल्यूम कीज़ और पावर की अवेलेबल है, जबकि इसकी बॉटम में इसके स्पीकर्स, इसका एक प्राइमरी माइक और इसके अंदर एक USB Type-C की स्लॉट आपको मिल रही है। और हाँ, अगर फ्रंट पर देखा जाए तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बेजल साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, और आई थिंक नोकिया की पहली डिवाइस है जो कि फुल एस्पेक्ट रेशो यानी कि 18:9 की रेशो के साथ आपको मिल रही है, जिसके थ्रू पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब इसके अंदर मैं फुल HD वीडियोज़ देख रहा था। तो आई थिंक अगर एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोज़ वगैरह, इवन ना सिर्फ वीडियो देखना बल्कि अगर आप कैप्चर भी करना चाहते हैं तो वो फुल एस्पेक्ट रेशो के साथ कैप्चर करेगा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट शो होगा, स्पेशली जब आप उन्हीं वीडियोज़ को ट्रांसफ़र करेंगे अपने PCs, अपने लैपटॉप्स में, तब आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि वाइड स्क्रीन का लुक आपको मिलेगा अपनी वीडियोज़ में।
और व्यूअर्स अगर आप बात कीजिए इस डिवाइस की स्पेक्स के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलो इसके अंदर एंड्रॉयड वेरिएंट स्टॉक एंड्रॉयड आपको मिल रहा है ओरियो का, जो कि आई थिंक नोकिया की पहली डिवाइस में आपको मिल रहा है, क्योंकि बाकी डिवाइसेस नोकिया की नॉगेट वेरिएंट पर थी। तो ये नोकिया की पहली डिवाइस है जो कि ना सिर्फ आपको ओरियो में मिल रही है, स्टॉक ओरियो है। तो इसकी स्किन भी क्योंकि सिंपल है तो आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मैंने इससे एक्सपीरियंस की, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर जो कि ओवरले इसका लेआउट है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, बल्कि इसके अंदर जो कि एप्लीकेशंस की परफॉर्मेंस थी, इसके अंदर गेमिंग की परफॉर्मेंस थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रही थी, क्योंकि इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस तरह की नहीं इंस्टॉल जिसकी वजह से आपका स्मार्टफोन लैग हो। तो मुझे परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। तो फिर अगर बात की जाए इस डिवाइस के हार्डवेयर के बारे में, तो इसके अंदर चिपसेट अवेलेबल है क्वालकॉम का, जीपीयू अवेलेबल है इसके अंदर एड्रीनो का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 के अंदर आपको मिल रहा है, एड्रीनो 512 मिल रहा है। एड्रीनो 512 ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन स्टिल अगर इसकी प्रोसेसिंग की बात की जाए, इसकी परफॉर्मेंस जो कि Antutu बेंचमार्क में रही थी 3D के, वो अच्छी रही थी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि 20 फ्रेम पर सेकेंड एवरेज पर आपको कोई बहुत ज़्यादा डिवाइसेस में मिलता है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई थिंक अच्छी है इसकी परफॉर्मेंस 3D की भी, क्योंकि मुझे गेमिंग के दौरान भी इसके अंदर कोई लैग नहीं फील हुआ। इवन जब आप इसके अंदर हाई ग्राफिक्स पर भी शिफ्ट करेंगे तब भी आपको कोई ऐसा लैग फील नहीं होगा। और फिर डिस्प्ले का रेजोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस डिवाइस में ना सिर्फ आपको बड़ा साइज़ मिल रहा है डिस्प्ले का, बल्कि रेजोल्यूशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, यानी कि 1080x2160 का रेजोल्यूशन, जो कि अभी तक आई थिंक मैक्स है किसी भी स्मार्टफोन में, वो आपको इस डिवाइस में मिल रहा है। और स्टोरेज की अगर बात की जाए तो स्टोरेज भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको अच्छी मिल रही है, क्योंकि 4GB की रैम और 64GB की रोम, बल्कि ना सिर्फ 64GB की रोम, बल्कि आप इसके अंदर एक्सपेंड भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि स्लॉट अवेलेबल है एक्सपेंड करने की, तो आप SD कार्ड के थ्रू इसकी मेमोरी को बल्कि और एक्सपेंड कर सकते हैं। और कैमराज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा बैक पर मिल रहा है और फ्रंट कैमरा इसका एक मिल रहा है 4 मेगापिक्सल का। इसके अंदर आई डोंट नो Antutu पर शो हो रहा है, लेकिन जो इसका सॉफ्टवेयर है, जब आप कैमरा की एप्लीकेशन पर सेटिंग्स में जाएंगे तब आपको 16 मेगापिक्सल का शो हो रहा है फ्रंट कैमरा भी। बैक कैमराज इसके 12 मेगापिक्सल के दोनों कैमराज हैं डिफरेंट लेंसेज के साथ, क्योंकि एक लेंस इसके अंदर टेलीफोटो लेंस है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम जूम इन कर सकते हैं अपनी इमेज में, जबकि दूसरा लेंस इसके अंदर बुके इफेक्ट के लिए भी आपको हेल्प करेगा, यानी कि DSLR टाइप आपको इफेक्ट देगा, थोड़ी सी फील उस तरह की देगा। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट थिंक ये बिल्कुल भी डिवाइस लैग करती है, बल्कि आई थिंक जितनी भी नोकिया की मैंने डिवाइसेस यूज़ की हैं, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे अच्छी डिवाइस यही लगी है। और फिर फाइनली अगर सेंसर्स की तरफ देखा जाए तो सेंसर्स की लिस्ट भी इस डिवाइस में आपको तकरीबन कंप्लीट मिल रही है, यानी कि इसके अंदर लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, इवन जायरोस्कोप का सेंसर और फिंगरप्रिंट का सेंसर, आपको तकरीबन सारे सेंसर्स इस डिवाइस में मिल रहे हैं। तो सेंसर्स की लिस्ट भी क्योंकि इसके अंदर सारी कंप्लीट है, आपको सारे सेंसर्स मिले हैं, तो ये भी इस डिवाइस का एक प्लस पॉइंट है। सो व्यूअर्स, ये था नोकिया 7 Plus का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सभी कुछ पता चल गया होगा इस डिवाइस के बारे में, लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में इस डिवाइस से रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं इस डिवाइस के हवाले से, तो पर्सनली मुझे जितनी भी डिवाइसेस आई हैं नोकिया की, सबसे ज़्यादा अच्छी हर पर्सपेक्टिव से, बेशक वो डिज़ाइन हो, डिस्प्ले हो, कैमरा हो, परफॉर्मेंस हो, सारे पर्सपेक्टिव से डिवाइस ने मुझे सेटिस्फाई किया है। सिर्फ यही है कि प्राइस रेंज, आई डोंट नो इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सिर्फ प्राइस की वजह से आई थिंक नोकिया मार्केट में उससे सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अदर देन दैट, स्पेशली अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए, अगर स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस की बात की जाए, तो आई थिंक नोकिया की जितनी बॉडी मुझे स्ट्रॉन्ग लगी है अभी तक, जितनी भी डिवाइसेस हैं, उस तरह से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस मुझे अभी तक मार्केट में नहीं मिली। सिर्फ यही है, प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो अगर प्राइसेस कम हो तो मुझे लगता है कि नोकिया बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगी पाकिस्तानी मार्केट में। और भी स्पेशली अगर कोई कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिवाइस परचेज़ करना चाहते हैं, अगर किसी की प्राइस रेंज इतनी है, तो आई थिंक उसको ये डिवाइस परचेज़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी स्पेशली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो व्यूअर्स, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू डिवाइस की रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।